बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इन सेशन और मैं हूं जावेद इकबाल। ख़बरें नाज़रीन बहुत सारी हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उन तमाम ख़बरों का अहाता किया जाए। लेकिन इसके साथ साथ न सिर्फ मुल्की सतह पर बहुत सारी ख़बरें हैं, बैनुल-अक़वामी सतह पर भी बड़ी ख़बरें हैं। बर्मा के इलाके राखेन से इत्तलात ये आई हैं कि वहाँ पर मुसलमानों की सैकड़ों बस्तियाँ जला दी गई हैं और 3 जून से जो एक मुस्लिम कुश फसादात का सिलसिला शुरू हुआ था वो अब बढ़ता चला गया है। और अब जो इत्तलात वहाँ से आ रही हैं, मकामी जो तंजीमें हैं जो बताए जा रहे हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ पर सैकड़ों जो बस्तियां हैं, सैकड़ों मकानात हैं, उनको जला दिया गया है। और जब से ये मुस्लिम कुश फसादात शुरू हुए हैं उस वक्त से लेके अब तक हज़ारों मुसलमानों का कत्लेआम हो चुका है। लेकिन यकीनी तौर पर यह एक काबिल मज़म्मत बात है और अक़वाम मुत्तहिदा को जिस तरह के वो पूरी दुनिया में मुख्तलिफ़ मकामात पर अगर इस तरह के जुल्म हो रहे होते हैं वो एक्शन लेता है, उसको नोटिस लेता है, तो अक़वाम मुत्तहिदा को इस बात पर भी नोटिस लिया जाना चाहिए और इसकी सख्त अल्फाज में मज़म्मत करनी चाहिए। और इसके साथ साथ बर्मा की जो हुकूमत है उसको भी मुतनब्बे किया जाना चाहिए कि इस तरह मुसलमानों को बेदर्दी के साथ कत्ल न किया जाए और मुल्क में फ़ौरी तौर पर अमन व अमान कायम किया जाए। इसके साथ साथ जो एक और अहम खबर है, गुज़िश्ता 14 दिनों से जो पंजाब के अंदर हो रहा है, पंजाब के यंग डॉक्टर्स ने हड़ताल कर रखी है, पंजाब हुकूमत के साथ उनका तनाज़ा चल रहा है और वो ये कहते हैं कि सर्विस स्ट्रक्चर बहाल किया जाए और हर तरफ से ये जो हड़ताल है इसकी मजम्मत की जा रही है। अब ताज़ा तरीन इतलात ये आई हैं कि सीनियर डॉक्टर्स भी इस मसले में आ गए हैं और आज यंग डॉक्टर्स ने सीनियर डॉक्टर्स की मुशावरत से हुकूमत के साथ मुज़ाकरात किए हैं, कोई 2 से 3 दौर किए हैं। अब ये इतलात आ रही हैं, यंग डॉक्टर्स ने कहा है कि 10 बजे उनकी जनरल काउंसिल का इजलास होगा और फिर कोई हतमी फैसला किया जाएगा। लेकिन वो ये कहते हैं कि हम मुतालबात मीडिया के सामने नहीं ला रहे, लेकिन हुकूमत की जानिब से भी लचक दिखाई गई है। असल मसला यह है कि फ़ौरी तौर पर इस हड़ताल को ख़त्म कर दिया जाए। यही है अवाम का मुतालबा और जो इस वक्त मरीज़ बेचारगी की हालत में मुख्तलिफ़ अस्पतालों में बैठे हुए हैं वो फ़ौरी तौर पर उनके दुखों का और उनके मर्ज़ों का मदावा किया जाए। इसके साथ साथ अब अगर हम पाकिस्तान की सियासत की बात करें तो इख्तिताम हफ्ता बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो ताल्लुकात के हवाले से जो बातचीत चल रही थी उस हवाले से अहम पेशरफ्त हुई है, क्योंकि इख्तिताम हफ्ता जब राजा परवेज़ अशरफ वज़ीर आज़म लाहौर पहुँचे तो पंजाब की जानिब से वज़ीर मेहमानदारी और सरदार जुल्फ़िकार खोसा ने उनका इस्तकबाल किया, जिस पर वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने गुफ्तगू करते हुए पंजाब हुकूमत का शुक्रिया अदा किया और वो ये कहते हैं कि ये इंतहाई मुस्बत इशारे हैं पंजाब की हुकूमत की जानिब से जो दिए गए हैं। राजा परवेज़ अशरफ ने मुख्तलिफ़ मकामात पर गुफ्तगू भी की है और उसमें भी कुछ मुस्बत इशारे दिए हैं और कहा है कि मुस्लिम लीग नून की जमहूरियत के लिए भी बहुत सारी कुर्बानियाँ हैं। इसके साथ साथ राजा परवेज़ अशरफ ने यह भी कहा है कि अब वक्त आ गया है कि अपोजिशन के साथ इलेक्शन कमिश्नर के जो मुस्तकिल तकर्रुर है उस पर मुशावरत की जाए। उस हवाले से उन्होंने कहा और उसकी वज़ीर आज़म की जानिब से जो कहा गया है उस पर मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की जानिब से भी इंतहाई मुस्बत जवाब आया है। वो ये कहते हैं कि अगर हुकूमत इस बात पे संजीदा है तो हम भी मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। इसके साथ साथ जो अहम पेशरफ्त हुई है, जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडरान हैं उनमें भी मुलाकात हुई है और इब्तदाई तौर पर 3 बुनियादी नुकात पर इत्तेफाक किया गया है। लेकिन इसके साथ साथ जो पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी जो पार्टी का इजलास हुआ है पंजाब के अंदर उसमें भी एक अहम नुक्ते की तरफ इशारा किया गया है और वो है पंजाब के वज़ीर आला मियां शहबाज शरीफ की जानिब से टेंट ऑफिस खोलने का जो सिलसिला है वो अब रावलपिंडी तक बढ़ा दिया गया है। रावलपिंडी में भी टेंट ऑफिस खोल दिया गया है। वज़ीर आज़म ने पार्लिमानी पार्टी में इसमें दिलचस्पी जाहिर की और उन्हें पूछा कि वज़ीर आला शहबाज शरीफ इस टेंट ऑफिस में क्या करते हैं, तो उन्हें बताया गया कि बुनियादी तौर पर ये लोड शेडिंग के ख़िलाफ़ एहतजाज है। और जो अंदरूनी ज़राए हैं पीपल्स पार्टी के उन्होंने हमें ये बताया है कि वज़ीर आज़म को ये तजवीज़ दी गई है कि अगर लोड शेडिंग में बेहतरी आ जाए तो वज़ीर आज़म ख़ुद जाएँ और मियां शहबाज शरीफ के इन टेंट ऑफिस का वो ख़ात्मा करें और मियां शहबाज शरीफ को इस बात पर राज़ी करें कि वो ये टेंट ऑफिस ख़ुद खोलें। अब हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो मुस्बत इशारे सामने आ रहे हैं इसका मुस्तक़बिल क्या होगा, इसके साथ साथ जो दीगर इत्तेहादी जमातें हैं क्या वो अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो एक नया वर्किंग रिलेशनशिप जिसके बारे में कहा जा रहा है कि शायद कायम हो सकता है और आने वाले दिनों में ज़ाहिर है कि इंतखाबात का साल है, इंतखाबात का साल इसको करार दिया जा रहा है। इसके साथ साथ ज़िमनी इंतखाबात नहीं बल्कि बल्दियाती इंतखाबात की भी बात की जा रही है। क्या ये जो बर्फ़ है ये पिघल जाएगी और जो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान ताल्लुकात हैं वो बेहतरी की तरफ गामज़न होंगे? इसी पर हम बात करेंगे, लेकिन वक्त वो चाहता है एक ब्रेक का। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला जारी है।
प्रोग्राम इन सेशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अब हम बात करेंगे हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान ताल्लुकात की और उसके साथ साथ पार्लियामेंट के अंदर जो जमातें मौजूद हैं उनका मौक़िफ़ क्या है, पार्लियामेंट के बाहर जो जमातें मौजूद हैं उनका मौक़िफ़ क्या है। हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब इनामुल्लाह खान नियाज़ी ने। बहुत बहुत शुक्रिया नियाज़ी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। आगे जाके हमें मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अनवर बेग साहब भी ज्वाइन करेंगे, पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी ज्वाइन करेंगे, हम उनसे भी बात करेंगे। इनामुल्लाह नियाज़ी साहब, आप फरमाइएगा, ये जो राजा परवेज़ अशरफ साहब लाहौर आए, फिर मुस्लिम लीग नून की जानिब से उनका इस्तकबाल किया गया, फिर उसके बाद मस्बत इशारे आए और फिर ज़ाहिर है अपोजिशन की जमात है मुस्लिम लीग नून, इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर भी बातचीत चल रही है और बड़े मुस्बत इशारे मिल रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि अब हुकूमत और अपोजिशन दोनों में अब ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं? आपकी जो जमात है वो क्या सोच रही है इस वक्त? देखिए जी, मैं आपको बताऊं कि ये जितना भी ड्रामा हो रहा है या ड्रामा करने की कोशिश की जा रही है, मैं समझता हूं कि जो पीपल्स पार्टी और नून के दरमियान अपना मुकाओ का जो सिलसिला जो नूरा कुश्ती जो जारी थी, उस नूरा कुश्ती के काफ़ी चीज़ें सामने आई हैं। इसमें इलेक्शन कमीशन पे भी हमें पूरा अंदाज़ा था, बल्कि हम कहते भी रहे कि ये इस पे अपने एक दूसरे के साथ बंटवारा करेंगे, एक दूसरे के साथ बांटेंगे, हिस्सा बांटेंगे। और अब जिस तरीके से एहतसाब का चेयरमैन लगाया गया है और उस पे एक सांस नहीं निकाली किसी ने और उसको एक्सेप्ट करके बैठे हुए हैं सब। क्यों एक्सेप्ट करके बैठे हुए हैं? कि ना मियां नवाज शरीफ के केसेस बाहर निकलें और ना किसी और के केसेस बाहर निकलें। ये एक सारा ड्रामा चल रहा है जी। और इनकी जो सेटलमेंट है, ये जो कुछ अब इलेक्शन की तैयारियों में हुकूमत पंजाब अपने अरबों रुपये खर्च कर रही है और उनकी बातें ये अंदरून खाना ये मान रहे हैं, इनकी बातें अंदरून खाना वो मान रहे हैं। अब इसको किस हद तक अगर ये समझ रहे हैं कि पार्लियामेंट से बाहर बैठी जो अपोजिशन की जमातें हैं वो इनको ये सारा धंधा खेलने देंगी और सारा ये ड्रामा खेलने देगी, तो इनकी बहुत बड़ी भूल है। अगर ये सूरत हाल रही, अभी तो हम सिर्फ बिजली की सूरत हाल के लिए अवाम के साथ बाहर निकले हैं। अब दूसरा जो फेज़ मुझे नज़र आ रहा है, अभी मुझे नहीं पता मेरी पार्टी की क्या पॉलिसी होगी, लेकिन मुझे जो नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि ये जो नूरो कुश्ती पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान एक तयशुदा मैच खेला जा रहा है, मैच फिक्स करके खेला जा रहा है, इसको मज़ीद खेलने की इनको इजाज़त नहीं देंगे। और हो सकता है कि बिजली के वापडा की सूरत हाल से निकल के हम दूसरे फेज इसमें घुस जाएं। ठीक है, कि इनकी सूरत हाल में हम देखें। ठीक है, आपका ये मौक़िफ़ है। हमें ज्वाइन किया इस गुफ्तगू में पाकिस्तान के मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजज़ियाकार और कॉलमिस्ट जनाब नज़ीर नाजी साहब ने। नाजी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। नाजी साहब, ये जो हुआ है इख्तिताम हफ्ता, वज़ीर आज़म आए और उसके बाद पंजाब हुकूमत की जानिब से भी बड़े मुस्बत जेस्चर गए, फिर वज़ीर आज़म की तरफ से भी आए। आपको लग रहा है कि अब ये जो हुकूमत और अपोजिशन के ताल्लुकात हैं ये कुछ बेहतरी की जानिब जा रहे हैं या पसे पर्दा कुछ और है? पसे पर्दा कुछ और है जी। बड़ी देर के बाद इन लोगों को मेरा ख्याल है समझ शायद आ गई है या नहीं आई, ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन अगर ये किसी अच्छे मुस्बत उसके अंजाम की तरफ बढ़ रहे हैं और इत्तेहाद कर रहे हैं मनफी कुव्वतों के खिलाफ, तो इन्हें कर लेना चाहिए, वरना बहुत ताखीर, मेरे नज़दीक तो अब भी ताखीर हो गई है। इस मुल्क में बहुत जल्द, आपको मालूम है क्या क्या नक्शे छप रहे हैं नए नए, किस तरह हुकूमत आएगी, किस तरह केयर टकराएगी, किस तरह वो अपनी एक्सटेंशन करेगी इब्तदाई मुद्दत को, किस तरह उसे कहाँ से ये एक्सेस मिलेगी आइन के खिलाफ। तो ये सारी जो तैयारियां हो गई हैं, अगर इन्हें ये ना मिली दो सारी कुव्वतें मिलकर, चारों सूबों की जो सियासी जमातें हैं नुमाइंदा, तो ये फिर बचा नहीं पाएंगी जमहूरी निज़ाम को, ना ये अपने आप को बचा पाएंगी। और उसके बाद जो सबसे पहले कुल्हाड़ा चलना है ना, वो सियासी जमातों में चलेगा। पाबंदियां लगेंगी और इनको जो जो एमरजेंसी लगेगी, बुनियादी को ख़त्म कर दिए जाएंगे और पाकिस्तान एक बार फिर उसी अंधेरे में चला जाएगा जिससे पहले निकलते निकलते हमारा ये हुलिया बिगड़ चुका है। और जब वो अंधेरा दूर होगा तो हमें पता नहीं हमारा हाल क्या हो चुका होगा। अच्छा, आप बेहतर है ये अब भी अगर इकट्ठे हो जाएं और अब भी ये पार्लियामेंट को ताकतवर बनाएं और अब भी ये इतने उन कुव्वतों के खिलाफ ऐसा माहौल पैदा कर दें जिन्होंने इस मुल्क में मायूसी फैलाई है, तो इलेक्शन तक चले जाएं। ये इलेक्शन के बाद जो भी नतीजे आएंगे, लेकिन इन्हें इलेक्शन को बचाने के लिए या इलेक्शन कराने के लिए जमहूरियत को बचाना पड़ेगा।
तो जमहूरियत को बचाने के लिए पहले इब्तदाई इक़दाम करें और उसके लिए इनके बाहमी मुज़ाकरात, इनका तावन, इनके राब्ते बहुत ज़रूरी हैं। और अगर ये उस समत में लेके जाएंगे सूरत हाल को, फिर तो ये बहुत मुस्बत कदम है इनके राब्ते कायम होना। लेकिन अगर ये कोई वक्ती हालात के लिए कर रहे हैं, किसी ज़रूरत के तहत कर रहे हैं, तो फिर मैं नहीं समझता ये कि इसके कुछ देर पर नताइज होंगे, ये कल के लड़ते नजर आएंगे। अच्छा, इसमें नाजी साहब एक अहम जो नुकता है वो है वो इत्तेहादी जमातों का। हुकूमत के साथ जो इत्तेहादी जमातें हैं उसमें ज़ाहिर है ANP है, MQM है, मुस्लिम लीग काफ भी है जो बड़ी इत्तेहादी जमात है। उसका आप क्या समझते हैं कि उसका रद्द-ए-अमल फिर क्या होगा अगर तो ये ताल्लुकात बढ़ते हैं? मुस्लिम लीग काफ के बारे में तो एक बात कह सकते हैं कि पार्लियामेंट में बैठी हुई तमाम जमातों का वो साथ दे रही हैं, कहना चाहिए कि हुकूमत इत्तेहाद है। तो जो इसमें शामिल नहीं है, पार्लियामेंट्री जमातों की बात कर रहा हूँ, जो पार्लियामेंट से बाहर है, वो जब पार्लियामेंट आएगी उस पर बात देख ली जाएगी। तो पार्लियामेंट के बाहर बैठी जमातों में सिर्फ एक मुस्लिम लीग है जो उस जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उस मुहाज का हिस्सा नहीं बन रही। वो हुकूमत में जाए ना जाए, हुकूमत के खिलाफ रहे, हाथ में रहे, ये कोई मसला नहीं बनता। मसला ये है कि ये जमहूरियत को बचाने के लिए मुक्तद हो जाएं, ये इस बात का एहसास कर लें कि जमहूरियत की तरफ बड़ी सख्ती से गैर जमहूरी जो कदम है वो बढ़ रहे हैं। और अब तो उनको कोई चीज ढकी चुकी है ही नहीं है, तो हुकूमतें बनने लगी हैं, वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, फलां कौन होगा। तो अगर ये सब कुछ हुआ तो उसके बाद कौन सा पार्लियामेंट, कौन सा इलेक्शन और कौन सी जमहूरियत, ये किसी के लिए कोई रास्ता नहीं बचेगा। और जब सख्ती आती है तो फिर मैंने नहीं देखा किसी सियासी जमात ने कोई बड़ी मज़ाहमत की, 10 साल मज़ाहमत करना पड़ती। यानी आप ये समझते हैं कि अब जो सियासी जमातें हैं वो इस बात पे भी तैयार हैं, ये आपको लग रहा है कि ये इसी किस्म का कोई खतरा भांप के ये सब कुछ हो रहा है? देखिए जी, इन्हें तो होना पड़ेगा, क्योंकि ये वो जमातें हैं जो इलेक्शन जीत कर हुकूमतें बना सकती हैं। जिनको ये पता है कि उन्हें इलेक्शन में कुछ नहीं मिलने वाला, वो तो जाहिर है फिर जो गैर जमहूरी निज़ाम आएगा उसमें से हिस्सा ढूंढेगी। ठीक है नाजी साहब, आप हमारे साथ रहिए। हमें गुफ्तगू में ज्वाइन किया है इस्लामाबाद से मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनाब अनवर बेग साहब ने भी। अनवर बेग साहब, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदेद कहते हैं। बेग साहब, आप फरमाइएगा, बात जो हम कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जो वज़ीर-ए-आज़म साहब लाहौर आए और उसके बाद पंजाब हुकूमत की जानिब से भी बड़े मुस्बत इशारे गए, क्योंकि ज़ाहिर है एक तसादुम की कैफियत तो थी। अब आपको लग रहा है कि वो जो एक सियासी तसादुम की कैफियत थी उसमें कमी आई है, दोनों तरफ से मुस्बत इशारे आए हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल जावेद, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। दूसरा, ये जो आपने बात की है, मैं ये समझता हूँ कि ये जो नए प्राइम मिनिस्टर साहब हैं राजा परवेज़ अशरफ, ये इट्स अ गुड गेस्चर कि जो इन्होंने ये ऑफ़र की है। बट आप ये मत भूलें कि पीपल्स पार्टी में हॉक्स और डव्स हैं, और अगर डव्स का अगर बात चले तो मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क के अंदर कोई ऐसी सीरियस पॉलिटिकल क्राइसिस नहीं हो सकती। बट अनफॉर्चुनेटली जो हॉक्स हैं वो ज़्यादा डोमिनेट इस वक्त कर रहे हैं हुकूमत में, तो वो फिर हर चीज़ सैबोटाज हो जाती है। बट अगर ये नए प्राइम मिनिस्टर साहब ने अगर ये ऑफ़र दिए और इसमें सिंसेरिटी है और ऑनेस्टी है, मैं ये समझता हूँ कि आपने देखा मियाँ नवाज शरीफ साहब ने बहुत अच्छा रिस्पांस किया है और बड़ी पॉजिटिव। देखिए, मुस्लिम लीग नून ये चाहती है कि जो कुछ भी हो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस से हो और कोई इसमें कन्फ्रंटेशन नहीं होनी चाहिए। आखिर जो फाइनल अथॉरिटी है वो पाकिस्तान की आवाम है जिन्होंने वोट डालना है किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी को। तो ये सारा प्रोसेस है, और अगर इस प्रोसेस को सही तरीके से चला जाएगा तो मैं ये समझता हूँ आने वाले वक्त में हमारी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस बहुत स्ट्रांग होगी। और जो हम बार बार जिक्र करते हैं टॉक शोज में और अखबारात में, तीसरी कुव्वत, मैं ये समझता हूँ ये बहुत सुनहरा मौका है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कि ये बैठ के जमहूरियत को मजबूत करें, क्योंकि आगे ये पाकिस्तान की जो आने वाली नस्लें उनके लिए ये सब कामयाबी होगी। और अगर हम आपस में इस तरीके से अगर कन्फ्रंटेशन में मोड में चले गए तो फिर जाहिर है फिर और जो लोग हैं जो विंग्स में बैठे हुए हैं वो फिर अपनी तैयारियां करते हैं। तो मैं ये समझता हूं
कि अगर एक सेंसिबल इसका जवाब यही होगा कि अगर राजा परवेज अशरफ साहब ने ये एक आगे एक गुड गेस्चर दिया है, इसको कंटिन्यू करें। जहां तक मुस्लिम लीग नून का सवाल है, मैं ये समझता हूं मुस्लिम लीग नून हर चीज पे गुफ्तगू करने के लिए तैयार है, प्रोवाइडेड अगर दूसरी पार्टी ऑनेस्टी और सिंसियरिटी के साथ करना चाहे। ठीक है नाजी साहब, दोनों तरफ के हॉक्स कितनी बड़ी रुकावट होंगे इसमें, जो सख्त मौकफ रखने वाले लोग हैं? देखिए जी, हॉक्स मुझे कोई इन दोनों जमातों में नजर नहीं आते। हाँ, उस तरह क्योंकि अगर यहाँ के हॉक्स इतने मौसर होते तो ना इतनी आईनी तरामीम में ये जमातें इकट्ठी होती, और ना ही जो भी मुल्क की बेहतरी के लिए जो इकदाम करना पड़े हैं उनमें ये इन्होंने जमा होकर ही आईनी तरामीम की हैं। इन्होंने इकट्ठे होकर ही अब तक जमहूरियत को चलाया है, इन्होंने इकट्ठे होकर ही पार्लियामेंट को बचाया। ये भी मैं अर्ज कर दूं, बिल्कुल, क्योंकि ऐसे मराहल कई बार आए हैं कि पार्लियामेंट की तरफ खतरात बढ़े थे, जब नवाज शरीफ ने आगे बढ़कर कहा कि मैं किसी गैर जमहूरी कुव्वत को आगे नहीं आने दूंगा। तो ये जमहूरियत के लिए तो अभी तक इत्तेफाक का मुजाहरा करते रहे हैं, और अब भी जमहूरियत पर जितने बड़े खतरात मंडला रहे हैं उन्हें देखते हुए मैं नहीं समझता कि इन दोनों जमातों के अंदर कोई हॉक जो है किधर भी बैठे हों वो मौसर साबित हो सकते हैं। ठीक है नाजी साहब, ये आपने अहम नुक्ता उठाया है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब से जो मेरी भी एक दो मरतबा गुफ्तगू हुई तो उन्होंने ये बात बारहा कही कि वो किसी भी तीसरी कुव्वत को आने की इजाज़त नहीं देंगे, और वो किसी के लिए भी अपना कंधा ज़ाहिर है वो नहीं देंगे और जमहूरियत को बचाएंगे। वो तनकीद भरपूर करेंगे, मुखालिफत भी भरपूर करेंगे, लेकिन वो किसी को कंधा नहीं देंगे। इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन वक्त हो गया यहाँ पर एक ब्रेक है, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद प्रोग्राम का सिलसिला जारी है। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं और गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जी अनवर बेग साहब, आप नाजी साहब ने जो फरमाया था ब्रेक से पहले, आप उस पर कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे। हाँ, मैं बड़ी माजरत के साथ कहना चाहूँगा कि मैं नाजी साहब की जो कमेंट थे उससे ज़रा सा डिफ़र करूँगा। देखिए जी, ये अभी पीछे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया, तो पीपल्स पार्टी में एक कंसल्टेशन का प्रोसेस हुआ और जिसमें उन्होंने उनकी जो सीईसी बैठी और उस पर फैसला किया। मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी की सीईसी में बहुत ऐसे लोग हैं जो बड़े समझदार लोग हैं, बड़े मैच्योर्ड पॉलिटिशियंस हैं, और वो कभी भी किसी भी कन्फ्रंटेशन मोड में जाने के लिए तैयार नहीं है, और ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट से। मैं नाम किसी का लेना नहीं चाहूँगा क्योंकि ज़ाहिर है मैं पीपल्स पार्टी के साथ मेरा काफ़ी अरसा मैं उनके साथ रहा हूँ, तो मुझे अच्छी तरह पता है कि कौन डव है कौन हॉक है। और अगर खुदा ना खास्ता जो एक पीपल्स पार्टी की आजकल एक कोर कमेटी बनी हुई है, अगर वो कोर कमेटी ने फैसला करना होता सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे जो गिलानी साहब पे आया था, तो मैं ये समझता आज सियासत किसी और मोड़ पे होती। तो मैं बहुत वसूख के साथ कह रहा हूँ कि जो डव्स थे पीपल्स पार्टी में वो प्रिवेल कर गए फॉर द फर्स्ट टाइम के जी कन्फ्रंटेशन मोड में हमने नहीं जाना विद द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि इसमें डेमोक्रेसी को और ये पार्लियामेंट को एक खतरा आ जाएगा। तो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको आप माने बड़े खुले दिल से। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो फिर वही बात मैं कहूंगा कि जो राजा साहब ने एक ऑफर दी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को, ये अगर उन्होंने सही ऑनेस्टी के साथ सिंसियरिटी के साथ दिए तो मैं ये समझता हूँ मुस्लिम लीग नवाज ने वेलकम भी किया और हम सब वेलकम करेंगे कि बैठ के इसको जो भी जो फैसला है वो बैठ के इलेक्शन के बारे में हम करें। ठीक है जी, एक इत्तेहाद आप भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जमात इस्लामी की लीडरशिप से आपकी लीडरशिप की मुलाकात हुई नियाज़ी साहब, 3 बुनियादी नुक्तों पर एक तरह से इत्तेफाक हुआ है। आप क्या सोच रहे हैं कि आपकी क्या हिकमत अमली होनी है? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस मुल्क में सिर्फ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून नहीं है जिन्होंने इस मुल्क की या इस कौम की किस्मत का फैसला करना है। बात यह करने वाली कि जितनी भी अगर राजा परवेज अशरफ साहब मुस्लिम लीग नून की तरफ जाने की बजाय बाकी पार्टियों की तरफ पहले चले जाते और उन सबको इकट्ठा करते और कहते कि हमें आपकी कंसेंट चाहिए, हमें आपकी मदद चाहिए, हमें आपके साथ बैठना है, इस बारे में डिस्कस करना, तो बात समझ में भी आती थी। अगर ये बात इन्होंने तय कर ली है कि सिर्फ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने बैठ के सबको डिसाइड करना है,
तो बात यह है कि ये कोई नहीं करने देगा। नहीं, लेकिन वो पार्लियामेंट में तो मौजूद है ना जी। मैं नाजी साहब की एक बात को एग्री करता हूँ कि नाजी साहब ने बड़े अच्छे तरीके से एक बात कही है। मैं इस चीज़ को थोड़ा सा आगे बढ़ाती हूँ, जब तक आप सारी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक टेबल पे लाए अमल को तैयार नहीं करेंगे आने वाले वक्त का, ये वक्त किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगा, ना ये हालात किसी के कंट्रोल में रहेंगे। अगर ये भूल रहे हैं कि हम आपस में बैठ के तय करके, आपस में अंडरग्राउंड सारी बातें तय करके हम इलेक्शन करवा के जूतियों में दाल बांट लेंगे, तो ये इनकी भूल है बहुत बड़ी। मैं बड़ी सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि इस मुल्क के अंदर और भी फोर्सेस अब पॉलिटिकल फोर्सेस पैदा हो चुकी हैं, और पॉलिटिकल फोर्सेस को अवाम देख रही है। ये नहीं कि इनके मानने या न मानने की बात नहीं है, अवाम देख रही है। अगर आप इस सारे प्रोसेस को, जिसको इन्होंने तबाह बर्बाद करके रख दिया है और अपनी नूरा कुश्ती की नज़र कर दी है पूरे मुल्क के हालात को, ये जो आज बात है, मैं उस दिन एक प्रोग्राम में बैठा हुआ था जिस पे बात हुई कि जी हमें बिजली की इजाज़त लेने के लिए सेंटर से इजाज़त लेने की ज़रूरत पड़ती है, लिहाजा हम कुछ नहीं कर सके। पंजाब वाले कह रहे थे, तो एक बड़े पंजाब के ऑलमोस्ट चीफ मिनिस्टर ही हैं, वो ये बात कर रहे थे। मैंने उनको कहा, मैंने कहा जब आप अपनी ज़ाती मफादात की गेम तय कर रहे थे पीपल्स पार्टी के साथ, उस वक्त पाकिस्तानी अवाम के मफादात कहाँ गए थे? उस वक्त आप ये साइन क्यों नहीं करवा रहे थे? आप अपने मफादात को थोड़ा सा लेट कर देते और अवाम के मफादात को आगे ले आते तो ये सारी बातें तय हो जाती। लेकिन आज मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, पॉलिटिकली अगर ये बात सोच रहे हैं, अगर इनके जहन में कोई ख्याल है या गलत फहमी है कि अब वो हालात हैं कि आपस में मुकमुका कर लेंगे, तो उनका मुकमुका जावेद इकबाल साहब कोई नहीं करने देगा। नाजी साहब, आप बताइएगा कि क्या हुकूमत की तरफ से बाकी जमातों को भी मुस्बत पैगाम देना चाहिए था या नहीं? देखिए जी, सबकी स्टेक है। जो भी जमहूरियत पे यकीन रखती हैं जमातें, जो भी ये समझती हैं कि हम इलेक्शन में अवाम की ताईद लेकर आ सकते हैं, उन्हें तो अपना ये जो चांस है या अपने लिए जो भी मौका है उसको बरकरार रखने के लिए, उसे महफूज करने के लिए इन्हें भी सियासी अमल में शरीक होना पड़ेगा। अगर मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं इस वक्त पार्लियामेंट की हद तक कर रहा हूँ कि पार्लियामेंट के ऊपर भी जो हमले हो रहे हैं और पार्लियामेंट के इख्तियारात को सलब करने की जो कोशिश हो रही हैं, पहले तो ये उस मरहले पर उस चीज को चेक करें ताकि पार्लियामेंट की जिंदगी बाकी रह जाए, पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी बाकी रह जाए, तो पार्लियामेंट के अंदर बैठी हुई जमातें कर सकती। लेकिन जैसे ही ये पार्लियामेंट के अंदर इत्तेहाद होगा तो यकीनी तौर पे खान साहब की, इनामुल्लाह खान की बात दुरुस्त है, तो उसके बाद दूसरी जमातों को भी सबको राब्ते में लाना चाहिए, सबको यकजा होना चाहिए। मैं तो एक नुकाती एजेंडे की बात कर रहा हूँ, वो है तहफ़्फ़ुज़ जमहूरियत। जमहूरियत जब तहफ़्फ़ुज़ हो जाएगा, उसका इलेक्शन मिल जाएंगे, तो इलेक्शन अपना अपना लड़े सब। कौन किसको कहते हैं कि दूसरे के हक में दस्तबरदार हो जाए, मुकाबला करें, ठीक है, लोगों में जाएं, अपना अपना मैसेज, अपना अपना मंशूर लेकर जाएं, अपने लिए वोट मांगे, यही तो होना चाहिए। लेकिन ये जो कुछ मैं कह रहा हूँ, ये होने के लिए जो खतरे बढ़ रहे हैं, उन खतरों का मुकाबला जो जमहूरियत पर यकीन रखते हैं उन्हें मिलकर करना चाहिए। मैं तो इतनी सी बात कर रहा हूं। अच्छा नियाज़ साहब, और ये जो मुफाहमत है, ये अवामी मसाइल के हल में भी मददगार साबित होगी या नहीं आपके ख्याल में? जी, मैं ऐसे मुफाहमत नहीं कहता। सब पार्टियों के अपने अपने प्रोग्राम हैं, अपने अपने मंशूर हैं, अपने अपने नजरियात हैं और अपने अपने वो सोशल ग्रुप्स हैं, समाजी तबकात हैं जिनकी ये नुमाइंदगी करती हैं। तो अपने अपने जो हल्का असर है इनका, उसको ये बिट्रे नहीं कर सकते, उनकी नुमाइंदगी ये करेंगे। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि सबको यकसां हकूक देने के लिए, जमहूरी हकूक देने के लिए, पार्लियामेंट को बरकरार रखने के लिए उसकी जानब पहले इन्हें मालूम होना चाहिए कि बहुत संजीदा खतरात बढ़ रहे हैं। मैं उनकी तरफ इशारा कर रहा हूँ और उनके खिलाफ इत्तेहाद की गुजारिश कर रहा हूँ। बेग साहब, आप बताइएगा, ये जो बढ़ते हुए खतरात हैं जिसकी तरफ नाजी साहब इशारा कर रहे हैं, आप समझते हैं कि अब सियासी जमातों में ये फहम है, ये फिरासत है कि अब वो इस बढ़ते हुए खतरात को रोकें और हर सूरत रोकें? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ जावेद कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस इस मुल्क में चलेगा, चाहे ये इस वक्त लंगड़ा लूला चल रहा है, जैसे भी चल रहा है। बट मैं नहीं समझता कि इस वक्त कोई ऐसी थर्ड फोर्स जिस पे हम डर के बैठे हुए हैं कि जी
कोई आके और ये सब चीज़ को लपेटेगा। ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। मेरा ख्याल है ये रियलाइजेशन सारे पिलर्स ऑफ द स्टेट में आ गई है कि ये प्रोसेस चलना है। देखिए जी, ये जो आजकल हम टर्मोइल देख रहे हैं, करप्शन देख रहे हैं और ये जितनी मिसमैनेजमेंट, मिस गवर्नेंस देख रहे हैं, ये प्रोसेस हम वी हैव टू गो थ्रू दिस प्रोसेस। ये एक गंदा प्रोसेस है, हमें निकलना पड़ेगा और इस सफाई का रास्ता ही यही है कि इलेक्शन हो, और इलेक्शन के अलावा और कोई सूरत नहीं है। और मैं ये समझता हूँ इंशाल्लाह इधर इलेक्शन होंगे और 4-6 महीने में इलेक्शन हो जाने चाहिए, क्योंकि मार्च में तो टर्म वैसे ख़त्म हो रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि कोई इस वक्त कोई ऐसा खतरा नज़र नहीं आ रहा, बट ऑब्वियसली कंट्री के अंदर जो इकोनॉमिक क्राइसिस हैं और जो लॉ एंड ऑर्डर का जो हालात हैं और जो दूसरे मसाइल लोगों को फेस कर रहे हैं, इन्फ्लेशन है, ये मेरा ख्याल है ये बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ेगा। जी जी, नाजी साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? मीर साहब कह रहे हैं कोई खतरा नहीं है। मीर साहब के शहर में इस लोग नया नया वज़ीर आज़म भी ढूंढते फिर रहे हैं, उनके नाम भी छप रहे हैं। अच्छा। मतलब वो असद उमर कोई है, पता नहीं क्या नाम है उनका, बतौर वज़ीर आज़म कई जगह छप चुका है। वो किस जमात के सरबराह हैं ये बता दें जरा, कौन से इलेक्शन में वो आ सकते हैं? अच्छा, असद उमर का नाम आप सामने आ रहा है नाजी साहब, आप बता रहे। देखिए स्पेकुलेशन है, मुझे तो नहीं समझ आ रही कि अनवर बेग साहब कहाँ से, सॉरी अपना ये मुख्तलिफ नाम जो आ रहे हैं उन पे जो बात कर रहे हैं, और अनवर बेग साहब भी कह रहे हैं कि कोई खतरात नहीं है। तो ये तो इनको बाकी सही कह रहे हैं। इनकी पार्टी और पीपल्स पार्टी दोनों ये समझ रहे हैं कि कोई खतरात नहीं, हम आपस में तय कर लेंगे। लेकिन मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, जो इस वक्त हमारा मुल्क जिन हालात का शिकार है, ठीक, जो इकोनॉमिक क्राइसिस है या पावर क्राइसिस है या महंगाई है या लोगों के बुरे हालात है, और जिन हालात में लोग रह रहे हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ बहुत बड़े तूफान का पेशखेमा है। अच्छा, तूफान का पेशखेमा है, वक्त ब्रेक का हो गया है जी। एक गुफ्तगू को जारी रखते हैं जी बिल्कुल बिल्कुल, आप जरूर बात कीजिएगा। एक ब्रेक का वक्त हो गया है और इस ब्रेक में हम शुक्रिया अदा करेंगे जनाब नज़ीर नाजी साहब का कि वो हमारे साथ इस गुफ्तगू में शरीक रहे। बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर नाजी साहब आपका। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम इन सेशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जी नियाज़ साहब, आप फरमा रहे थे, आप अपने नुक्ते को अब आगे बढ़ाएं। देखिए जी, मेरी गुजारिश ये है कि नज़ीर नाजी साहब ने कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी अंदाज में पेश की हैं, और मैं समझता हूँ कि इस मुल्क का हर अच्छी सोच रखने वाला या मुल्क के लिए कोई हमदर्दी रखने वाला बंदा ऐसी बात करेगा। बात दो सियासी पार्टियों की नहीं है। ऑलरेडी जितनी गंदी गेमें इन दो सियासी पार्टियों की बदौलत हमारे सामने आ रही हैं, मैं नहीं समझ सकता कि मज़ीद गुंजाइश है इस मुल्क के अंदर इन मज़ीद गंद लेने की या अवाम को नुकसान पहुँचाने की। अब छोटी सी बात है, फसी बुखारी साहब, मुस्लिम लीग नून से तय पाया गया कि फसी बुखारी साहब को लाया जाए चेयरमैन नैब को, और पीपल्स पार्टी से उसकी रिकमेंडेशन लेने के बाद उन्होंने गारंटी दी थी मियां नवाज शरीफ साहब को कि फसी बुखारी साहब आपके हैं, और मेरी बात याद रखिएगा, कोई एक केस भी नहीं खोला जाएगा। लेकिन वो कहते हैं कि फसी बुखारी साहब तो कहते हैं वो सियासी मुकदमात हैं, इसीलिए पता नहीं किस सेंस में बात कर गए। लेकिन मैं आपको जो बात बता रहा हूँ, रहमान बाबा साहब की जो बातें हैं, रहमान बाबा साहब की बढ़ के हमने काफी देर से सुन रहे हैं। वो कौन सी चीज है जो रोक रही है मौजूदा गवर्नमेंट को इनके खिलाफ रेफरेंसेस पेश करने की? आज मैं एक बयान पढ़ रहा था रहमान बाबा साहब का कि ऐसी ऐसी खौफनाक बातें सामने आ रही हैं उनकी कि दुनिया हैरान रह जाएगी, दंग रह जाएगी। मुझे समझ नहीं आती, ये मजीद नूरा कुश्ती खेलनी बंद कर दे। जितने केसेस हैं अगर इनके पास हैं तो कुछ तो दुनिया को दिखाए। सुप्रीम कोर्ट में तो न होने के बराबर चीजें पड़ी हुई, कई चीजें। अब जहां तक बात है कि ये आपस में बैठ के इलेक्शन कमिश्नर को भी तय कर लेंगे तो ये इनकी भूल है। लेकिन मैं ये समझता हूं ऑलरेडी जो एक मिसाल सामने मौजूद है फसी बुखारी की है, और इतनी खतरनाक मिसाल है कि इस मुल्क के साथ इससे बड़ा जुल्म कोई नहीं हो सकता कि जिन लोगों की मुल्क से बाहर दौलतें पड़ी हुई हैं, जिनके कारोबार हैं, जिनके कारोबार रनिंग सूरत हाल में है, ठीक है, उनकी जायदादें पड़ी हुई हैं, उनको कोई पूछने को तैयार नहीं है। अच्छा, मैं बेग साहब से कोई नैब नहीं है। बेग साहब, इनामुल्लाह नियाज़ साहब ये समझते हैं, यानी तरीके इंसाफ ये समझती है कि नूरा कुश्ती है कोई? देखिए जी, एक तो मैं बड़े माजरत से कहूँगा कि जो न्याजी साहब ने भी कहा कि जी दोनों
पार्टियां गंदी पार्टियां हैं और ये देखिए जी, ये तो लोगों ने डिसाइड करना है। तो मैं ये उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसी बातें ना करें कि भाई जो लोगों को भी नफरत हर एक से हो। आपका अगर पीटीआई का कोई प्रोग्राम है, आप एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, आप आए अपना प्रोग्राम दें आप लोगों को, और अगर लोगों ने आपको अगर वोट दिया, आपको अगर पावर में लेके आए, बड़े शौक से आप रूल करें कंट्री को, और फिर अगर किसी ने भी कोई गंदा काम किया हो आप उसको रेक्टिफाई करें। देखिए जी, मैं कुछ कहना नहीं चाहता, ये हमारी लीडरशिप पे ऊपर पर्सनल आ रहे हैं। मैं इमरान खान पे नहीं कहना चाहता, आई रिस्पेक्ट हिम, आई लव हिम एज अ क्रिकेटिंग हीरो, और आई वुड लाइक टू कीप दैट फ्लेवर इन माई माउथ। तो मैं ऐसी कभी कोई ऐसी बात नहीं कहूँगा। और अगर खुदा ना खास्ता कोई चीज़, कोई भी कोई जैसे ये नैब का कह रहे हैं जी, मियाँ साहब के कोई केसेस हैं, सुप्रीम कोर्ट इज़ ओपन, आप बेशक जाएं सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन दें और आप केसेस चलाएं। और फिर दूसरा ये कि पीटीआई अनफॉर्चुनेटली, मुझे तो समझ में नहीं आता, उनकी खैर अपनी पॉलिसी होगी, ये जितने बाई इलेक्शन अभी पीछे हुए हैं, किसी बाई इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया, क्यों नहीं किया? तो मैं ये समझता हूं कि हम इस तरीके की मड स्लिंगिंग करने से हमें कोई चीज़ हासिल नहीं होगी। इलेक्शंस आ रहे हैं और इलेक्शंस में आप आए अपने प्रोग्राम लेके, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज अपना प्रोग्राम लेके आएगी, दूसरी पार्टियां अपना प्रोग्राम लेके आएंगी। जो लोगों को आप प्रोग्राम दें, लोग देखें जी, पॉलिटिक्स में क्यों आता है बंदा कि लोगों की भलाई हो, कि यानी ये महंगाई खत्म हो, ये बिजली का बहरान खत्म हो, हमारी इकोनॉमिक हालात ठीक हो, हमारा लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो, जो उन्होंने भी, नियाजी साहब ने भी आइडेंटिफाई किया है। तो मैं ये समझता हूं कि इस वक्त कोई सियासत करने का कोई मौका नहीं है। मेरा ख्याल है द कंट्री इज इन डीप इकोनॉमिक क्राइसिस, यहाँ पे फाइनेंशियल इमरजेंसी हो गई है, यानी गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, एजुकेशन के लिए पैसे नहीं है। एचएससी का आपने हाल देखा, पिछले वहाँ के चेयरमैन किस तरीके से बेचारे शोर मचा रहे हैं। पॉइंट कहने का ये है कि ये मड स्लिंगिंग आप छोड़ दें और आप अपना एक पीटीआई अपना एक प्रोग्राम पब्लिक में लेके आए, और अगर पब्लिक उनको चाहती है, ठीक है। पॉइंट ये है कि इस वक्त जरूरत इस बात की है कि हमको स्टेबिलिटी चाहिए, मुल्क में डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी चाहिए। और जहां तक ये ऑफर की बात है कि जी वो राजा साहब ने नवाज शरीफ साहब को ऑफर किए, पीटीआई इसको पार्लियामेंट में नहीं है, ये भी नियाजी साहब को पता होना चाहिए। बट आई एम श्योर, ये मेरा काम नहीं है, मैं ये प्रिज्यूम कर रहा हूं कि जब ये ऐसी कोई बात टेबल पे आएगी तो ये तो गवर्नमेंट ऑफ द डे का काम है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं अरीना के अंदर सबको इनवाइट करेंगी। ये मुझे नहीं पता, बट दिस इज व्हाट आई कैन प्रिज्यूम। तो मैं ये समझता हूं कि लेट्स वर्क कलेक्टिवली और चल के लोगों को एक प्रोग्राम दें, लोगों के मसले हल करें, बजाय हम पर्सनल मड स्लिंगिंग करें कि जी वो ऐसा और वो ऐसा। मेरा ख्याल है वी हैव एनफ। ठीक है, ठीक है जी जी नियाज़ साहब, जी ठीक है, ठीक है। तो वी शुड लुक एट थिंग्स पॉजिटिवली। एक साहब मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अभी मुस्लिम लीग नून में आए हैं। मैंने बड़ा वक्त गुजारा ज़िंदगी का, पूरी आधी ज़िंदगी गुजार दी है मुस्लिम लीग नून में। देखें, बात पता है क्या है, बात यह है कि मड स्लिंगिंग की बात नहीं है। मैं आपको छोटी सी बात बताऊं कि जो कुछ हो रहा है अब पंजाब में, सूरत हाल, आप इकोनॉमिक क्राइसिस की पाकिस्तान की बात करें, आप पंजाब की इकोनॉमिक क्राइसिस की बात करके ज़रा देख लें। आने वाले महीने 2 के बाद आपके पास, पंजाब के पास लोगों को तनख्वाहें देने के लिए पैसा नहीं होगा। ज़रा बजट खोल के देख लें, और जितना हैवी अमाउंट इलेक्शन कैंपेन पे स्पेंड की जा रही है, मैं नहीं समझ सकता कोई जी होश आदमी इस किस्म की हरकत कर सकता है। और जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल कराची के बाद दूसरे नंबर पर अगर को आता है तो पंजाब का नंबर आता है। और पंजाब में किसी किस्म की इस वक्त एमपीएज एमएनएज को खुली छुट्टी दे दी गई है कि वो जो कुछ करना है इलेक्शन तक खुल के कर रहे हैं, जो कुछ करना है। अब सूरत हाल आती है कि जहाँ तक मैं बेग साहब की एक थोड़ी सी गलतफहमी निकाल दूँ कि बेग साहब, ये जो पाकिस्तान है ना, ये पाकिस्तान पार्लियामेंट में बैठने वाली 2-3 पार्टियों का पाकिस्तान नहीं है। ये पाकिस्तान पूरी आवाम का पाकिस्तान है। और ये किसी ने हक नहीं दिया कि जो पार्लियामेंट में बैठे, और कल अगर पार्लियामेंट में 2 पार्टियां मिलकर बैठ के कुरान के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, मुल्क के निजाम को राज करने का खिलाफ फैसला दे दे, कौन सी जमात इजाजत देगी, कौन सी अवाम आपको इजाजत देगी? हाँ, एक बात तरीकाकार है, जो पॉलिटिकल प्रोसेस होता है उसका तरीकाकार ये है कि आप बड़े आराम से जो मुल्क के साथ मुंसलिक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जिनके 4 वोट हैं या 4 करोड़ वोट हैं, उसकी बात ही नहीं हो रही।
सबको टेबल पे बैठाया जाए। अगर मुस्लिम लीग नून को आप नुमाइंदगी कर रहे हैं तो मैं आपको कहता हूं कि आप ये बात करें कि आने वाले वक्त से बचें और पूरे मुल्क की क़यादत को, पूरे मुल्क की सियासी क़यादतों को बुला के एक टेबल पे इकट्ठा करें और उनसे कहें कि क्या प्रोसीजर होना चाहिए। अब पीपल्स पार्टी की जो लूट मार को आप इकोनॉमिक क्राइसिस की बात कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी ने तो उस मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया और वही सेम प्रोसेस उसके मिनी सिचुएशन में पंजाब में मौजूद है। पंजाब में क्या हो रहा है? पंजाब में इतने फजूल प्रोजेक्ट्स पे इतनी हैवी अमाउंट से लगाई जा रही है नियाज़ साहब कि उसकी रिकवरी का मैं नहीं समझ सकता। वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आपका नियाज़ साहब। जी लास्ट कमेंट जी 20 सेकंड्स में। जी बेग साहब। जावेद साहब मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। जी ये जो लॉ एंड ऑर्डर की बात करें नियाजी साहब, पूरे पाकिस्तान में देखें लॉ एंड ऑर्डर और ये जो प्रॉब्लम्स इसलिए खराब होते हैं, अगर लोगों के घर के अंदर खाने को पैसा नहीं है बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस, लोग क्या करेंगे? वो अपने बच्चों को फाके से टाइम पूरा हो गया बेग साहब। ठीक है, चोरियां करेंगे। बेग साहब बहुत शुक्रिया अनवर बेग साहब। टाइम खत्म हो गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनवर बेग साहब आपका। बहुत शुक्रिया इनामुल्लाह खान नियाज़ी साहब आपका भी। गुफ्तगू का जो मकसद था वो ये था कि तमाम जमातों के साथ बातचीत की जाए और मुल्क की इस बेहतरी के लिए हुकूमत को चाहिए कि वो जितना भी मुमकिन हो सके वो अच्छी तजावीज़ लें। और अब इलेक्शन का साल जिसे इसे कहा जा रहा है, बेहतरी इसी में होगी कि अवाम के मसाइल की जानिब तवज्जो दी जाए। प्रोग्राम इन सेशन से जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।